जी सर। बात करें अभी अभी अपन नए चैप्टर की, जहाँ पर हम टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट पढ़ने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस करने वाले। और सर पता है, मैं आपको इन्हीं ब्लैक बॉक्सेस में क्या करवाती हूँ, समरी लिखवाती हूँ। तो इससे आपको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में आपको कितने कंसाइज मैनर में आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है अपना। तो अभी आपको हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना पहला क्वेश्चन से। आर यू गाइज रेडी? यस सर, यस। क्वेश्चन सिर्फ 3 questions, only 3 questions. Yes. The first one is, Jay, a registered supplier, run a general store in Ludhiana, Punjab. Some of the goods sold by him are exempt, where some of the taxable. You are required to advise him on the following issue: whether Jay is required to issue a tax invoice in all cases, even if he is selling the goods to the end consumers. बताओ, जो जय है अगर वो टैक्स इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत है क्या? तो सर टैक्स जय किस में डील करता है? सम ऑफ दी सोल्ड गुड्स आर एग्जिम्ड एंड सम ऑफ द टैक्सेबल। तो सर उसे टैक्स इनवॉइस बनाने की ज़रूरत है क्या? तो देखो सर, हम जनरली कहते हैं कि उसे क्या बनाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 1 अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है। तो हम उससे क्या कहेंगे कि उसे जो है वो क्या इनवॉइस बनाने की, देखो ये बोलता है जय इज रिक्वायर्ड टू द इशू टैक्स इनवॉइस इन केस इवन इफ ही इज सेलिंग द एंड कंज्यूमर। तो ऐसा देखो, जब हम लोग कस्टमर के पास चले जाते हैं, एंड कंज्यूमर के पास चले जाते हैं, तो हम लोग कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग मैंडेटरीली, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि भाई आप उन्हें जो है वो क्या करो, इनवॉइस जो है वो इशू करो अगर वो B2C है तो। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि अगर वो मांग रहे हैं तो फिर आपको इनवॉइस देनी पड़ेगी, बट नॉट एज ए मैंडेटरी। अब आता है जय सेल सम एग्जिम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल। सर मैं तो एग्जिम्प्ट एज वेल एज एक्स टैक्सेबल करता हूँ, तो उसे अपन बोलते हैं इनवॉइस कम, वो टैक्स इनवॉइस कम, बिल ऑफ सप्लाई ज़्यादा होता है, ऐसा याद रखो, है ना। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, तुम्हारी टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई के बीच में कम लगा दो, क्योंकि तुम दोनों काम कर रहे हो। ठीक है, थर्ड आता है, जय विशेष टू नो वेदर इट इज़ नेसेसरी टू शो टैक्स अमाउंट सेपरेटली इन द टैक्स इनवॉइस इशूड टू द कस्टमर, यू आर रिक्वायर्ड टू द एडवाइस। क्या मुझे ये अलग से ऐसा सेपरेट दिखानी पड़ेगी? तो जय को शो करना पड़ेगा अमाउंट, टैक्स इनवॉइस में टैक्स का अमाउंट है, टैक्स का परसेंटेज है, वो तो उसे अलग से शो करना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको तीनों का आंसर दे दिया। अब आप अगर मार्क्स को अलोकेट करने जाओगे तो आपको कहाँ मिलेगा मार्क्स? सबसे पहले जब आप लिखोगे कि बताओ बताओ, लिखोगे कि रिक्वायर्ड टू टैक्स इनवॉइस इज मैंडेटरी, अगर मैं एंड कंज्यूमर के पास भी जा रहा हूँ तो तुम लिखोगे नहीं। तुम्हें ये नो लिखने का मार्क्स मिलेगा 1 नंबर, कि नहीं सर तुम अगर एंड कंज्यूमर तक जा रहे हो तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है ना, टैक्स इनवॉइस को इशू करना, जनरली हम टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। ठीक है, जनरली हम इशू करते हैं, टैक्सेबल गुड्स के मामले में टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, लेकिन यहाँ इतना कंपलसरी नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि सर अगर वो जो है वो टैक्सेबल प्लस एग्जिम्प्ट दोनों है, तो फिर हम इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, ये भी आपने लिखा। इसके अलावा आप ये भी लिखते हो कि भाई साहब अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है, रजिस्टर्ड पर्सन को कब मैंडेटरीली रिक्वायर्ड नहीं होता है, अगर वैल्यू का जो अमाउंट है वो 200 रुपये से कम है, चाहे फिर वो रजिस्टर्ड पर्सन को ही जा रहा है। दूसरा सर अनरजिस्टर्ड पर्सन, जहाँ हमारे आपने इसी से आपने केस बनाकर पूछा है। और तीसरा रिसिपेंट मांग ही नहीं रहा है, रिसिपेंट मांग ही नहीं रहा है, दूसरा वो अनरजिस्टर्ड है। और तीसरा सर 200 रुपये से कम का वैल्यू का ज़रूरत ही नहीं है, आप उनमें क्या कर सकते हो, कंसो कर सकते हो, कंसोलिडेट इशू कर सकते हो, बस यही चीज़ हमें लिखनी है। इससे आपके मार्क्स बनते हैं। ठीक है ना, इससे आपके मार्क्स बनते हैं। थर्ड वाला कहता है कि बताओ सर क्या रिक्वायर्ड टू एडवाइस, हमें उसको एडवाइस करना था कि भाई टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना पड़ेगा क्या हमको शो करने के लिए। तो हमने बोला था कि हाँ सर, टैक्स इनवॉइस में तुम्हें अलग से टैक्स अमाउंट शो करना पड़ता है। नाउ अवता एंटरप्राइज कानपुर started trading exclusively in Ayurvedic medicines from 1st July 1st. Its turnover exceed कर जाता है सर 40 लाख रुपए से on October 3rd. The firm applied for registration on 31st October को क्या किया सर फर्म ने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए एंड वॉज इशूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट November 5। तो सर मैंने क्या बोला, हम लोगों ने
हमारा टर्नओवर एग्जिट कर गया। कब एग्जिट कर गया? 3 अक्टूबर को एग्जिट कर गया। हमने 31 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। विद इन 30 डेज़ में करना है, कर दिया, क्योंकि 30 डेज़ तो 3 या 2 नवंबर को ख़त्म होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें 5 नवंबर को मिल भी गया हमारा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एग्जामिन वेदर द रिवाइज टैक्स इनवॉइस हम इशू कर सकते हैं या कैन बी इशूड इन द गिवन सिनारियो। In the answer, the first question is that determine the period for revised invoice can be issued also last date but तुम इशू कर सकते हो। तो कब तक तुम इशू कर सकते हो? फर्स्ट और लास्ट डेट बताओ। तो हमने बोला था कि सर अगर आपने विद इन 30 डेज़ में रजिस्ट्रेशन ले लिया, या फिर मैं आपको बोलूँ विद इन 1 मंथ में अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया होगा ना, इफेक्टिव डेट से आपने 30 डेज़ में रजिस्ट्रेशन ले लिया होगा ना, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ, तो यहाँ पर हम जो है रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। इफेक्टिव डेट इनवॉइस इशू करने की क्या होता है, जब तुमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है वो लेते हैं। अब यहाँ पर इफेक्टिव डेट जो होगी वो लाइबल क्या होता है, क्योंकि आप 30 डेज़ में, तो इनका इतना ही कहना है कि भाई साहब इन द गिवन केस अवतार एंटरप्राइज हैज सप्लाइड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, अप्लाई कर दिया उसने, लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, थस द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ अवतार लिमिटेड लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इज 3 अक्टूबर। तो सर वो कब से, यहाँ पर 3 अक्टूबर से उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट की डेट आ जाएगी। देयरफॉर सिंस द गिवन केस द टाइम लेग बिटवीन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर एंड टाइम लिमिट फॉर द सर्टिफिकेट 5, तो सर 3 से लेकर या 5 के बीच का गेप है, क्योंकि हमें तब मिला और तब मिला। तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड इन द सम ऑफ केसेस वेयर द सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द 3 अक्टूबर के बाद जितनी भी करी है टिल नवंबर 5 तक। ठीक है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब तक इशू कर सकते हो? 1 महीने बाद तक, यानी कि 5 दिसंबर तक। फिर बताओ समरी, क्योंकि आप लोगों को समरी समझ में आती है। सर मैं लाइबल हुई अक्टूबर को, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तुम्हारा अप्लाई करने से काम हो जाएगा, 30 डेज़ में अप्लाई कर दिया सर, मैं नहीं रुकी, अप्लाई कर दिया। अब सब काम अच्छे से कर दिया, तो फिर ये कहता है कि भाई तुम 3 अक्टूबर से लेकर तुम्हें रजिस्ट्रेशन मिला, कब मिला? यहाँ पर मुझे मिला था 5 नवंबर को, तब तक तुम जो है वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। लेकिन ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस कितने टाइम में इशू कर सकते हैं? बोले 5 नवंबर के बाद विद इन 1 मंथ, मतलब 5 दिसंबर तक तुम तुम्हारे ये पिछले टाइम का जो है ना, इतना टाइम, चाहे फिर वो 1 महीने से ज़्यादा हो, 1 महीना 2-3 जितना भी ज़्यादा हो, उसके लिए तुम अगले 1 महीने में रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें कवर करवा दिया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू issue of an invoice document in the following circumstance. Advance payment is received against a supply but subsequently no supply are made. हमने कोई सप्लाई इशू नहीं करी, तो सर बताओ एडवांस पेमेंट आ गया था और अब हमारे पास क्या नहीं आया, सप्लाई नहीं आई। तो सर जब कोई एडवांस पेमेंट आपको करता है, जैसे आप राम हो, चलो आप राम हो, आपको किसी ने पैसा दिया, तो आप क्या क्या इशू करते हो? अगर कोई एडवांस में आपको पैसा दे रहे, आपके पास रिसीट आया है, इसलिए आप रिसीट वाउचर इशू करते हो, पता है तुमको? अगर आपने गुड्स अप्रूवल के लिए सेंड किया था, ठीक है, रिटर्न और रिमूव बिफोर, तो जनरली गुड्स आर सेंड ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है, एंड आर रिमूव्ड फ्रॉम द सप्लाई। तो यहाँ 180 डेज़ का टाइम होता है सर। अगर उन्होंने हाँ बोल दी तो बढ़िया बात, नहीं तो 180 दिन बाद हम सप्लाई मान लेते हैं। ये आता है मिस्टर मोहन जो है प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फॉर सच सर्विस इज नॉट असर्टेनेबल, हम नहीं सर्टेन कर पा रहे हैं, नो एडवांस पेमेंट इज रिसीव इन हिज बिहाफ। तो क्या बोले सर, मिस्टर मोहन प्रोवाइड्स कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन हिज क्लाइंट, दे रहे हैं, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस इज नॉट असर्टेन। तो सर अगर ड्यू डेट नहीं है, नो एडवांस इज रिसीव, तो जनरली अगर हम पेमेंट की ड्यू डेट जो है वो असर्टेन नहीं कर पा रहे, तो सर जब हमने उसे क्या किया, जब हमने उसे सप्लाई करा और पेमेंट जो लेटर होता है, तो सर यहाँ पर पेमेंट ड्यू डेट नहीं पता, पेमेंट रिसीव हो जाए तब, ठीक है। आई थिंक मैं तुम्हें अब बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो पाई कि ये 3 क्वेश्चन है, देख लेना अच्छे से क्या बोला। सुनो फिर से समरी बता रही हूँ। एक होता है जब ये राम के पास पैसा आएगा, तुम इसे रिसीट वाउचर इशू कर, ये रिसीट वाउचर तुम्हें इशू करेगा, तो ये रिसीट वाउचर को रिवर्ट मारेगा। दूसरा 6 मंथ होता है अप्रूवल बेसिस पर, तुम्हें भी पता है। और तीसरा जो मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया कि सर जनरली हम लेते हैं सप्लाई और पेमेंट जो भी होता है लेटर वो लेते हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पेमेंट की ड्यू डेट पता नहीं, तो जब पेमेंट रिसीट होगा तब देखेंगे, ठीक है। डन, कोई डाउट नहीं सर, थैंक यू सो मच।